कमला देवी सूर्य को जल चढ़ाने के लिए ऊपर छत पर जा रही थीं। तभी उन्हें रोहन के शयन कक्ष से हंसी की आवाज़ें सुनाई दी। उनके अंदर कहीं मरोड़ सी उठी। वे वहीं ठिठक गईं। सूर्योदय हो आया था, किंतु बहू अब भी रोहन के संग हंस खेल रही थी। गहरी सांस खींचकर वे उधर से ऊपर छत की ओर चल दी। सूर्य देव को जल अर्पित करती हुई वे पिछले दिनों को स्मरण करने लगीं। घर में बहू लाने की कितनी ललक थी उनके मन में, किंतु अब उन्हें लगने लगा है कि उनका मात्र भ्रम ही था। अब तो वह घर घर नहीं लगा करता। जब से गिन्नी बहू आई है, माँ बेटे के बीच की दूरी निरंतर बढ़ती जा रही है। यह नारी का नारी के प्रति डाव भाव भी नहीं है। बहू के प्रति उनके मन में कोई कलुष या कुंठा भी नहीं है। दहेज भी उनके मन मुटाव का कारण नहीं है। बहू तो इतनी सुशील और गुणवंती है कि रानी बिटिया से भी कहीं अधिक वह उनकी सेवा सत्कार करती रहती है। माँ जी, पाँव दबाऊं? जब तक फुर्सत में वह पूछ ही लेती है। नहीं रे, वे मुस्कुरा देती हैं। अभी मैं बुढ़िया तो नहीं हुई हूँ। जल चढ़ाकर वे नीचे उतर आईं। बहू चाय बना चुकी थी। किचन से चाय ले करके वे पति के कमरे में चल दीं। शान बाबू अखबार पर दृष्टि जमाए हुए ही चाय सिप करने लगे। क्यों जी? उन्होंने पति के आगे नमकीन की तस्करी सरका दी। मैं कुछ दिन के लिए पीहर हो आऊं? शान बाबू ऐनक उतार कर उन्हें घूरने लगे। उन्होंने अखबार एक ओर रखा और नमकीन खाने लगे। वर्षों बाद पत्नी की पीहर जाने की ललक उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने पूछा, तुम मायके जाओगी? हाँ, ये बेमौसम की बरसात कैसे होने लगी? उन्होंने पूछा। वे पति की प्यालों में चाय उड़ेलने लगीं। यूं ही मन कर रहा है तुम भी एक ही हो। शान बाबू परिहास करने लगे। जल्द ही नातियों वाली भी हो जाओगी और तुम्हें इस उम्र में मायके जाने की सूझ रही है। सो तो ठीक है, पर उनकी बात मन में ही बिल कर गई। पर क्या यहाँ खाली खाली जो लगा करता है? बोली, खैर तुम जानो। कहकर शान बाबू पैरों में चप्पल फंसाकर बाहर चल दिए। गिन्नी और रानी दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थीं। सभी एक साथ सुबह का नाश्ता करने लगे। वे बार बार नोट कर रही थीं कि रोहन निरंतर बहू का ही ध्यान रखता आ रहा है। पुत्र की उपेक्षा से उनका मन कसैला हो आया। शुरू से ही वे संयुक्त परिवार की अभ्यस्त रही हैं। जन्म से ही चहकते हुए परिवार में सांसें लेने की उन्हें आदत रही। पुत्र के लिए घरू बहू लाने की जिद उन्होंने इसीलिए की थी। शान बाबू उन्हें बड़ी कठिनाई से समझा पाए थे। अरे भाई, तुम समझती तो हो नहीं, रोहन बड़ा हो आया है। वह अच्छा बुरा सब समझता है। क्यों कर उसके अपने विचार थोपती रहती हो? उसे अपने मन की क्यों नहीं करने देती? 9:30 तक सभी अपने अपने कम पर चल दिए। शान बाबू ऑफिस की जीप में बैठकर घर से ही साइट निरीक्षण पर चल दिए थे। रोहन भी गिन्नी को लेकर मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस चल दिया। रानी 8:30 बजे ही कॉलेज को निकल गई थी। उतने बड़े घर में जब वे अकेली रह गई थीं, ऐसे में उन्हें वह घर काट खाने को दौड़ता। 10 बजे के लगभग घर में महरी आ गई। आते ही वह उनका चेहरा पढ़ने लगी। बीबी जी, आज आप कुछ उदास लगती हैं। नहीं रे, वे सहज होने का उपक्रम करने लगीं। फिर ठीक है बीबी जी। अनारो उधर से किचन की ओर चल दी। वहाँ वह सिंक में पड़े बर्तन धोने लगी। बरामदे में की इजी चेयर पर धंसी हुई वे फिर से बीती हुए दिनों को
याद करने लगीं। रोहन उनके साथ कभी कितना लाड प्यार किया करता था। हर घड़ी वह माँ माँ की ही रट लगाए रहता था। कभी कभी तो वह लाड में आकर उनके बाल तक नोचने लगता था। पिछले ही वर्ष तक वह उन्हें गल बाहें डाला करता था। माँ, इस कमीज का रंग मेरी पैंट पर ठीक रहेगा ना? माँ, इस पैंट के साथ वह शर्ट ठीक रहेगी ना? बिना उनकी अनुमति के रोहन कुछ भी नहीं करता था। एक बार उन्होंने उसे यूं ही छेड़ दिया था। क्यों रे रोहन, बहू आ जाने पर तो तू मुझे पूछेगा भी नहीं। ओ माँ, रोहन ने उनके गले में बाहें डाल दी थी। बहू दिन रात तेरी ही सेवा किया करेगी। ओ तो करेगी ही, वे मुस्कुरा दी थी। मैं तो यह कह रही हूँ कि तब तू मुझे पूछेगा तक नहीं। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। रोहन ने उनके कान उमेड़ दिए थे। यू आर नॉटी मम्मी। क्या बोला? उनका हाथ उसे मारने के लिए उठ खड़ा हुआ था। शरारती माँ। उनसे दूर जाकर उसने हंसी का ठहाका लगा दिया था। वहीं रोहन आज उनकी मुट्ठी से फिसलकर बहू की मुट्ठी में कैद हो गया है। विवाह के बाद से तो वह उसमें बहुत ही बदलाव आ गया है। हर घड़ी वह बहू के ही आगे पीछे घूमता रहता है। गिन्नी, आज क्या पहनूं? अरे भाई बताओ ना। जब तक वह उससे ही राय लेता रहता है। इस कमीज के साथ कौन सी पतलून पहनूं? बीवी जी, चाय पिएंगी? हाथ पोंछती हुई महरी ने किचन से आकर उनकी तंद्रा भंग की। हारी, थोड़ी सी अदरक भी डाल देना। वे वर्तमान में लौट आईं। उनका चिंतन फिर से प्रखर होने लगा। एमए करने के बाद रोहन नौकरी करने लगा था। होम मिनिस्ट्री में उसकी नियुक्ति असिस्टेंट के पद पर हुई थी। तब से तो वे दिन रात बहू के ही सपने देखने लगी थीं। एक दिन पुत्र को विश्वास में लेकर उन्होंने अपने मन की बात कह ही दी थी। रोहन, यह चूल्हा चौका अब मुझसे नहीं संभाला जाता। रोहन मुस्कुरा कर ही रह गया था। हाँ रे, उन्होंने बात आगे बढ़ाई थी। तेरे बाबूजी के एक मित्र हैं उनकी, लेकिन माँ, रोहन ने उनकी बात बीच में ही काट दी थी। मैं तो कमाऊ पत्नी चाहता हूँ। अरे, उनके माथे पर बल पड़ गए थे। फिर तेरे बच्चे को कौन देखभाल करेगा पगले? माँ, बाबूजी। वह हंस पड़ा था। उन्होंने बात पति के कानों तक भी पहुंचा दी थी। शान बाबू ने भी रोहन का ही समर्थन कर दिया था। गिन्नी उसी के ऑफिस में काम किया करती थी। उन दोनों ने बेटे की पसंदगी पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। गिन्नी दुल्हन बनकर आई तो रोहन 2 ही दिन में रंग बदलने लगा। धीरे धीरे वह माँ की ममता, लाड प्यार सब कुछ भूलने लगा। बीवी जी, चाय। महरी ने आकर उन्हें चाय की प्याली थमा दी। अरे अनारो, उन्होंने चाय सिप कर पूछा। तेरी बहू के क्या हालचाल है? वही रंग ढंग है बीवी जी। अनारो उनके आगे अपना ही वही पुराना दुखड़ा रोने लगी। बाप के घर जा बैठी है, कहती है तब तक नहीं आऊँगी जब तक कि विनय हमसे अलग नहीं हो जाता। अरे, उन्होंने पूछा, बेटा क्या कहता है? वह भी तो उसी की वकालत करता है। आजकल हवा ही ऐसी चल पड़ी है बीबी जी। महरी ने गहरी सांस ली। जब देखो बहू के ही चोचलों में डूबा रहता है। अभी नए नए हैं ना। वे महरी को धैर्य बांधने लगीं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, धीरज रख। देखो, अनारो जूठे कप लेकर किचन की ओर चल दी। घर का काम निपटा कर महरी किसी दूसरे घर में चल दी। वे फिर से अकेली हो गईं। समय बीतने के लिए वे रोहन के कमरे में उसके विवाह का एल्बम उठा लाईं। उनके कस्टमर
बरसाव के रंगीन चित्रों को देखकर वे खुद ही शर्माने लगीं। उन छिछोरे चित्रों को वे अधिक नहीं देख पाईं। उन्होंने वह एल्बम अंदर रख दिया। 1 बजे के लगभग रानी कॉलेज से आ गई। वे जैसे ही अकेलेपन से उबर गईं, उन्होंने पूछा, आ गई बेटी? हाँ माँ। रानी अंदर के कमरे में कपड़े बदलने लगी। चलो ठीक हुआ, वे बुदबुदा दी। 1 से 2 भले। माँ, रानी उनसे पास आ ही खड़ी हुई। भाभी से नौकरी क्यों नहीं छुड़वा लेती? मेरा बस चले तब ना, वे अपना अनदेखा भविष्य बाँचने लगीं। तेरे जाने के बाद तो मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। इस पर रानी का चेहरा आरक्त हो आया। अंदर फोन की घंटी बजने लगी। जरा जाके फोन तो सुना, उन्होंने बेटी से कहा। रानी ने अंदर जाकर फोन को चोंगा कान से सटा लिया। हेलो। एक्सीडेंट? रानी लगभग चीख सी पड़ी। उनके हाथ से चोंगा छूट गया। किसका? वे बुरी तरह से घबरा उठीं। अंदर जाकर उन्होंने पूछा, किसका हुआ रे? भैया भाभी का। रानी रुहासी हो आई। हे भगवान! उन्होंने अपने माथे पर उल्टा हाथ मारा। रानी ने चोंगा उठाकर आगे की पूछताछ की। हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? पल अस्पताल से। ओह! रानी ने फ़ोन पटक दिया। आधा घंटे बाद वे रानी के साथ पल अस्पताल चल दी। वहाँ इमरजेंसी वार्ड में रोहन और गिन्नी पास पास की पलंगों पर थे। गिन्नी के हाथों पर और रोहन के सिर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। उस समय उन दोनों की आँख लगी हुई थी। घबराए नहीं, ड्यूटी नर्स उन्हें धैर्य बांधने लगी। दोनों ही खतरे से बाहर हैं। चोट कहाँ कहाँ आई है? उन्होंने बेकली से पूछा। कोई खास नहीं, नर्स ने बताया। गिन्नी जी को तो मामूली सी खरोंचें भर आई हैं। रोहन जी के सिर पर तो 2-4 मामूली टाँके आए हैं। हे ईश्वर! वे बेटे के पलंग के समीप स्टूल पर बैठ गईं। कभी वे पुत्र को देखती तो कभी पुत्रवधू को। माँ, रोहन जाग गया था। क्या हो गया था मेरे लाल? वे बेटे के पांव दबाने लगीं। मोटरसाइकिल। तभी नर्स ने उन्हें टोक दिया। डॉक्टर ने अभी इनसे बात करने की मनाही की है। गिन्नी भी जाग गई थी। वे पुत्रवधू की पलंग की ओर चल दी। भरे हुए स्वर में उन्होंने पूछा, एक्सीडेंट कैसे हो गया था बहू? चौराहे के पास अचानक मोटरसाइकिल उछल पड़ी थी। गिन्नी ने बताया, हम दोनों फुटपाथ पर आ गिरे थे। अब तुम कैसी हो? मैं तो अब ठीक हूँ। गिन्नी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उन्हें शायद कुछ ज़्यादा चोटें आई हैं। उनकी अंतर आत्मा चित्कार उठी। मन ही मन वे बहू बेटे के लिए ईश्वर से दुआएं मांगने लगीं। शान बाबू भी आ गए थे। उन्होंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रख दिए। ईश्वर का धन्यवाद दो कि जान बच गई, नहीं तो। प्राथमिकता चिकित्सा के उपरांत गिन्नी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रोहन को अभी सप्ताह भर वहीं रहना था। बहू को लेकर वे लोग घर आ गए। अगले सप्ताह रोहन की अस्पताल से छुट्टी होनी थी। दोपहर के बाद वे पति के साथ अस्पताल चल दीं। तब तक रोहन के डिस्चार्ज की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चली थीं। माँ को देखते ही रोहन तीर की तरह से उनके गले से आ लिपटा। उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। उसमें उनका सारा मनोमलिन धुलने लगा। उनके मन में अब कोई भी तो गिला शिकवा नहीं रह गया था। अंतर से वात्सल्य की धार फूट पड़ी। ऐसे में वे बार बार उसे वक्ष से सटाती जा रही थीं। वे उसकी पीठ थपथपाती हुई बुदबुदा दी, पगला कहीं का। स्टाफ नर्स ने शान बापू को रोहन का
मेडिकल सर्टिफिकेट थमा दिया। इन्हें अभी सप्ताह भर तक पूरा आराम चाहिए। धन्यवाद सिस्टर। शान बाबू ने वे कागजात अपनी जेब के हवाले कर लिए। अस्पताल के गेट से वे तीनों टैक्सी में बैठकर घर आ गए। रोहन को घर आए हुए 2-3 दिन हो गए थे। गिन्नी ने भी ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। दोनों सास बहू रोहन की सेवा सत्कार में लगी हुई थी। नित्य की भांति घर में महरी आ गई। छूटते ही उसने उनसे पूछा, रोहन बाबू कैसे हैं? पहले से कुछ ठीक हैं, उन्होंने बताया। सिर पर 2-4 टाँके आए हैं, भगवान का शुक्र है। महरी किचन की ओर चल दी। वे भी उसी के पीछे पीछे चल दी। उन्होंने महरी से पूछा, तेरी बहू आई कि नहीं? नहीं बीबी जी, बर्तन धोते हुए अनारों उदास हो आई। हमारा विनय तो हमसे पराया हो गया है। अरे, गिन्नी के मुंह से निकल पड़ा। हाँ बीबी जी, महरी ने गहरा उच्छ्वास भरा। इन दिनों तो वे दोनों आकाश में तैर रहे हैं, पर कभी न कभी तो। हाँ रे, वे बेटे के लिए चूल्हे पर हलवा घोटने लगी। पखेरू भी तो नीचे आकर ही घोंसला बनाया करते हैं। लेकिन बीबी जी, महरी बर्तन पोंछने लगी, माँ का दिल कुछ और ही हुआ करता है। हाँ, सो तो है ही। उन्होंने भी उसी का समर्थन कर दिया। आजकल के छोकरे माँ की ममता को क्या जाने। काम सप्ताह होने पर महरी किसी और घर की ओर चल दी। वे हलवा बना चुकी थीं। बहू के साथ वे बेटे को पूछ पूछ कर उसे खिलाने लगीं। माँ, रोहन ने खाली प्लेट माँ को थमा दी। कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? नहीं रे, वे पूरी तरह से भर आईं। माँ भी कभी बेटे से नाराज़ हुआ करती है भला? मेरी अच्छी माँ। रोहन ने उनके गले में बाहें डाल दी। ऐसे में वे और भी भर आईं। उनकी आंखें थी कि खाली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वे खूब बरस गईं तो उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रख दिया। तुम नहीं समझोगे पगले, माँ तो मोमबत्ती हुआ करती है, मोमबत्ती। संध्या समय शान बाबू भी अपने ऑफिस से लौट आए थे। किचन का काम सास बहू दोनों ही कर रही थी। रात का भोजन करने के बाद वे सभी सोने की तैयारी करने लगे। रात का शान बाबू ने उन्हें यूं ही छेड़ दिया, तुम तो उस दिन पीहर जाने को कह रही थी ना? समय के साथ साथ अब मेरा मन भी बदल गया। वे हंस दी। हाँ, शान बाबू भी समय का दामन थामने लगे। ऐसा ही होता है। अब तो वे एकदम ही हल्की फुल्की हो आई हैं। हर समय उन्हें यही लगता रहता है जैसे कि रोहन ने उनके गले में बाहें डाली हुई हो। वे बेटे के बाल्यकाल की स्मृतियों में गोते लगाने लगती हैं। बिस्तर से उठकर वे स्नान के लिए बाहर जाने लगीं। रोहन ने के शयन कक्ष से वही मिली जुली खिलखिलाहटें आ रही थी। बीच बीच में बहू के हाथों की चूड़ियों की खनकती जा रही थी। वे मुस्कुरा दी। खिलखिलाहट और चूड़ियों की वह खनक उन्हें बहुत ही कर्ण प्रिय लगने लगी है। वे अंदर अपने कमरे में आ गईं। शान बाबू की आंखों में उनके लिए प्रश्न चिन्ह उभर आए। उन्होंने इतना उत्साहित उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बस यूं ही शर्म के मारे उनकी आंखें झुक आईं। अब वे अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उन्होंने आंखें मूंद ली। उसी मनोदशा में वे आत्मिक सुख में लीन होने लगीं। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।